हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। स्टार्ट करते हैं अब कुछ फ्रेंच एरियाज के टॉपिक्स को करने जो कि अलग से इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं। हम लोग ये देख रहे थे कि वेरियस गवर्नर जनरल्स जो थे वो इंडियन किंगडम्स को बांध रहे थे अंडर वेरियस टर्म्स एंड ट्रीटीज लाइक सब्सिडी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो इसको समझते हैं पूरी प्रॉपर तरीके से कि अलग से अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, राइट अ नोट ऑन सबसे बेसिक क्वेश्चन, या व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस, या कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज से अगर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट स्ट्रक्चर क्या था, मीनिंग क्या था, किस किस को बांधा गया इस अलायंस के अंदर, और इसके बेनिफिट्स क्या मिले अंग्रेज़ों को, इसके डिफेक्ट्स क्या हुए लोकल रूलर्स के लिए, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले तो ये इंट्रोड्यूस किसने करा था? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन सा वेलेस्ली है भाई साहब? ये रिचर्ड वेलेस्ली। इसका भाई कौन था? औकात सबसे ज्यादा किसके ऊपर? ले सर, आर्थर क्या है सिर्फ इसका ब्रदर। तो गवर्नर जनरल बन के कौन? क्या आर्थर को कभी गवर्नर जनरल बनाया गया? नहीं। बस ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस करा था सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस टू ब्रिंग प्रिंसली स्टेट्स अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेजों ने इसको सबसे एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज करा अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए और इंडिया में अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। प्रिंसली स्टेट जो थी, जो कि राजा महाराजा जिसको कंट्रोल करते थे, ये लोग अंग्रेज लोग उसे ना प्रोटेक्टेड स्टेट बोलते थे, और ये बोलते थे कि ये स्टेट प्रोटेक्टेड है अंडर द अम्ब्रेला, अंडर द छत्र छाया ऑफ पैरामाउंट पावर। और पैरामाउंट पावर कौन था? अपने आप को बोलते थे ब्रिटिशर्स खुद अपने आप को सुप्रीम पावर। और ये बोलते थे कि एक बार तुमने हमारे साथ सब्सिडी अलायंस अगर साइन कर ली ना तो डोंट वरी, ये हमारी ड्यूटी है कि हम तुम्हारे स्टेट्स और उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे फ्रॉम एनी एक्सटर्नल एग्रेशन, और ताकि तुम्हारे जो इंटरनल राज्य व्यवस्था हो उसमें इंटरनल पीस, सुख शांति मेंटेन रहे, उसकी जिम्मेदारी हमारी। लेकिन सुनने में जितना अच्छा लग रहा है कि भैया इतनी सारी मदद मुझे मेरी कोई क्यों कर देगा, फ्री में तो आज तक इंसान किसी को कोई थूक भी नहीं देता है अपनी, तो ये इतना कुछ फ्री में कैसे दे देंगे? तो इसके फीचर समझते हैं। कोई भी इंडियन रूलर जो कि सब्सिडरी अलायंस में एंटर करता था अंग्रेजों के साथ, उसको अपनी सबसे बड़ी बात तो खुद की आर्म्ड फोर्सेस, जो प्राइवेट फोर्सेस प्राइवेट आर्मी है, एक तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। और ब्रिटिशर्स जिन भी फोर्सेस को उनके दरवाजे के बाहर एम्पायर के बाहर तैनात करेंगे, हैप्पीली इस चीज से एग्री करना पड़ेगा। क्लॉज नंबर 1। क्लॉज नंबर 2, एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो कि प्रॉपर के सर जी जैसे एक जासूस नहीं होता वॉकी टॉकी पे जैसे बात करता है सुगंधा, तो ये एक परमानेंट इनके कैपिटल में रुकेगा, इनके किंगडम में। ये सारी चीजें, अब जब कोई परमानेंट एक मेहमान रुकेगा, याद है वो वाली बात डिस्कशन मयूर, कि एक मेहमान आपके घर में आया, अब 10 चीजें होती हैं आप किसी के सामने नहीं कर सकते, है ना? अब सुगंधा हो सकता है पंखे पे बैठ के खाना खाती हो, उछल उछल के बेड पे डांस करती हो, लेकिन अब जब कोई मेहमान आ जाएगा तो सुगंधा आप दिखाओगे ना कि यार नहीं, अरे ऐसे नहीं हो, मैं आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग टू गो टू लवासना, आई एम फुल ऑफ मैनर्स एंड एटिकेट्स, है ना? लेकिन अब जब ब्रिटिश रेसिडेंट यहाँ पर आते थे तो इनकी काइंड ऑफ लिबर्टी तो गई गई, लेकिन उसके अलावा हर जगह ये बताना, जैसे सर जी ये अभी वॉशरूम गए हैं, सर जी वॉशरूम में 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट 20 सेकंड हो गए हैं, अभी बालकनी में खड़ी हुई है उसकी लुगाई, उसकी बेटी छत पे खड़ी हुई है पतंग उड़ा रही है, उसका बेटा कबूतरों को दाना डाल रहा है, इनसे कोई एक मैसूर के राजा मिलने आए हैं, ये सारी चीज़ें, यानी कि फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते अपनी सॉवरेनिटी से। और फिर जो आर्मी इन्होंने आपके किंगडम में तैनात करी है उसका खर्चा भी, उसके मेंटेनेंस चार्जेस भी इन लोकल राजाओं से लिए जाते थे। एक तो देखो, खुद की आर्म फोर्सेस डिसॉल्व करती और अपनी फोर्सेस लगाती और फिर अपने हिसाब से चार्जेस मांगते थे, और राजा को यह बोला जाता था हर साल तुम्हें एनुअल पेमेंट इतनी इतनी देनी पड़ेगी, अगर तुम फेल हो गए, अगर तुम फेल हो गए तो कोई तुम अपनी टेरिटरी हमें परमानेंटली दे दोगे। यहां पर वैसे और लिखा हुआ है, लेकिन और की जगह मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सबसे पहले तो यह बोला जाता था
और पर्सन अगर फेल हो गया, अगर नहीं है, तो बोला जाता है परमानेंटली हमें अपनी एक टेरिटरी दे दो। जितने भी नॉन इंग्लिश यूरोपियन ऑफिशियल्स हैं, आपने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर अपॉइंट कर रखा है या फिर आप दोस्ती कर रखी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती कर रखी है, इन सारे के सारे नॉन इंग्लिश यूरोपियन ऑफिशियल्स को अपने स्टेट से बाहर जाने के लिए बोलो, तोड़ो इनसे रिश्ते। क्लॉज नंबर 4, अगर कभी भी इनसे, दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी से या किसी अन्य राज्य से, फॉर एग्जांपल मराठास अगर मैसूर से बात करना चाहते हैं, या मैसूर अगर टर्की के राजा से बात करना चाहता है, तो उसका माध्यम होगा इंग्लिश कंपनी। ये लोग खुद एक बंदा भेजेंगे, एक टीम भेजेंगे, जो कि इंडियन रूलर के साथ जाएंगे और पूरे के पूरे उसके डिस्कशन को, उसके वार्तालाप को नोट करेंगे कि बात हुई क्या क्या है, व्हाट वर द मेन पॉइंट्स, इसने क्या बात करी वहां पर, बिना इनकी परमिशन के किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ। अब फॉरेन स्टेट का मतलब मैं आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर, फॉरेन स्टेट विद इन द इंडिया भी हो सकती है, मतलब एक मराठास के लिए मैसूर, मैसूर के लिए मराठास, और दूसरी कंट्री भी अगर बात करनी है तो इंग्लिश कंपनी के माध्यम से ही होगी वो वाली बात। और ब्रिटिशर्स इन सारे के सारे क्लॉजेस का परिणाम क्या देंगे, एंड पॉइंट ये बोला गया है, इतना कुछ बैंड बजाने के बाद, लंका लगाने के बाद, कि हम तुम्हारे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रबल्स, परेशानियों से तुम्हें निजात दिलवाने के लिए, छुटकारा दिलवाने के लिए हम तुम्हें डिफेंड करेंगे, हम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वाह जी वाह। इसके लिए फायदे क्या हुए अंग्रेजों के लिए? ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक लार्ज आर्मी को मेंटेन कर पाई, जिसके लिए खर्चा उनको अपनी जेब से ना देकर इंडियन रूलर्स की जेब से वो खर्चा दिल जाता था। जितने भी फ्रेंचमैन थे लोकल रूलर्स की जो सहायता कर रहे थे, अब यहां पर हम मैसूर नहीं लिख सकते क्योंकि अंग्रेजों ये हैदर अली और ये क्या नाम था उसका, टीपू सुल्तान ने, इसने तो कभी यकीन करा ही नहीं अंग्रेजों के ऊपर, उनकी तो दोस्ती हमेशा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के साथ थी। लेकिन ब्रिटिशर्स फ्रेंच से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, तो जितने भी फ्रेंचमैन जिन लोकल रूलर्स के यहां उनके दोस्त बनकर बैठे रहते थे, उनको डिसमिस कर दिया गया। और ये जो डेंजर था फ्रेंच रिवाइवल का, इस सब्सिडरी अलायंस की वजह से कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया। ये आ सकता है क्वेश्चन आपको कि सब्सिडरी अलायंस के इनमें से क्या क्या आउटकम्स हुए, तो ये अगर ऑप्शन आ गया तो हो सकता है अगर आपने पढ़ना रखा तो आप कंफ्यूज हो जाओ पेपर के अंदर, क्या फ्रेंच से क्या लेना देना सब्सिडरी अलायंस का, बहुत कुछ लेना देना है। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया ना? ये वाला पॉइंट क्या कहना चाहता है कि कैसे डिसमिस हो जाएंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, जब दोस्ती ही नहीं होगी, जब कोई रह ही नहीं सकता, तो बात खत्म। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भिड़ने की उन्होंने कोशिश तो करी थी, लेकिन कार्नेटिक वॉर में हमने देखा ही है, बस की बुस्सी मार ली गई। ब्रिटिश कंपनी, क्या कह रहे हो? हाँ बस्सी, वो और भी थे मतलब, लेकिन बस्सी वॉज हमारे लेक्चर में बड़ा पॉपुलर हुआ वो। ब्रिटिश कंपनी बिगेन टू कंट्रोल द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, जो कि हमने देखा कि फॉरेन पॉलिसी वही कि आपको बात करनी है या कुछ भी रिलेशन मेंटेन करने हैं, कोई भी सामान आप वहाँ से मंगवा रहे हो, कोई भी ट्रेडिंग रिलेशंस अगर आप मेंटेन कर रहे हो दूसरे स्टेट्स के साथ, दूसरे राजा महाराजाओं के साथ या दूसरी कंट्री के साथ भी, तो इस पर हमारा कंट्रोल रहेगा। उसके बाद वेलेस्ली की, कौन सा वेलेस्ली? रिचर्ड वेलेस्ली की जो डिप्लोमेसी थी, इसने ब्रिटिशर्स को एक पैरामाउंट पावर बनाया इंडिया में। इसने ब्रिटिश एम्पायर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ही ट्रांसफॉर्म द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इनटू द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। देख रहे हो ये टर्म, देख रहे हो? ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। मैं पेपर के अंदर या कभी भी आंसर राइटिंग में इसको ऐसा करके लिख कर आता हूं, ब्रिटिश एम्पायर, ताकि एग्जामिनर को हाईलाइट हो, सोचे ना एकदम से ये क्या लिख रहा है ये बंदा, दो बातें। ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, यानी कि अभी तक अंग्रेज हिंदुस्तान में थे, अब हिंदुस्तान का बड़ा सारा हिस्सा अंग्रेजों का था। डिफरेंस समझ में आया? तो मैं इसको ऐसे हाईलाइट करके, कोट एंड कोट करके लिख कर आ जाता हूं ऐसे, ताकि दिखे। ठीक है, छोटी बातें हैं लेकिन यार मार्क्स अच्छे दिलवाती हैं सब बातें, क्योंकि वो एग्जामिनर समझते हैं यार बहुत पैनी नजरों से, चील की निगाहों से इसने इस चीज को, टॉपिक को करा है,
तो आई शुड रिवॉर्ड हिम और हर. डिफेक्ट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. सब्सिडरी अलायंस की वजह से इंडियन रूलर्स आपको ऊपर दिख ही रहे, इतने सारे पॉइंट्स की वजह से वो वीक बने, वो गुलाम बन गए और वो इररिस्पॉन्सिबल बन गए, स्पेशली अपनी जनता के लिए. अब क्योंकि उनको ब्रिटिश आर्मी प्रोटेक्ट करती थी, तो अपनी जनता के प्रति, प्रजा के प्रति जो भी उनकी सब्जेक्ट्स मतलब होता है सिटीजन, जनता, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिटीजन्स के लिए होती थी, उससे उन्होंने निजात पा ली कि नहीं, अब देखने को रह क्या गया, अब रेवेन्यू कौन खर्चा करे. और कभी कभार तो उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू कर दी, क्योंकि एक्स्ट्रा रेवेन्यू निकालने की आड़ में. ठीक है, अब यहां से बात करते हैं. ऊपर वाले टॉपिक्स भी पूरे प्रीलिम्स के लिए से आ सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स अब यूपीएससी का तो फैक्चुअल रहने गया है. स्टेट पीएससी तो चलो इतना डिस्कशन करने के बाद आपके लिए बच्चों वाला होगा, लेकिन अब ये टोटल टॉपिक, ये वाला बक्सा प्रीलिम्स के लिए से पढ़ते हैं एक बारी. क्या फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट करा, दैट वाज हैदराबाद. याद है ना, यहाँ के निज़ाम को गद्दी दिलवा दी थी, तो गुलामी में उसने कर लिया था 1798. उसके बाद तंजौर 1799. अवध, इसको औध लिखा हुआ है, अवध लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, आपकी मर्जी. ये अवध ऐसे करके लिख लो, अवध ऐसे करके लिख लो, या फिर औध करके लिख लो, आपकी मर्जी. 1801 में पेशवा, 1802 में. अभी पेशवा लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसकी जगह यूज द वर्ड पुणे, पुणे ऑल्सो. फिर भोसले, भोसले लिखा हुआ है तो उसकी जगह वर्ड यूज करो. क्या भोसले कहाँ के थे? नहीं, भोसले नागपुर, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर. प्रॉपर आपको यहां पर क्रोनोलॉजी वाइज दे रखा है. यू शुड लर्न दिस इन क्रोनोलॉजी. एग्जामिनर्स का आजकल कोई भरोसा नहीं रह गया है. सीट्स कम होने की वजह से क्वेश्चन टफ बनाना उनकी मजबूरी हो चुकी है. उनसे नफरत ना करा करें कृपया आप. लेकिन ऊपर से इंस्ट्रक्शन होती है कि इतने ही बच्चों को मेंस लिखने के लिए दरवाज़ा खोलना है, तो सेम टॉपिक सेम सोर्सेज से टफ चीज़ें बना दो. लेकिन आप हर चीज़ पे अगर टाइम बिताओगे, अपने हिसाब से अगर सोचोगे, आपके लिए भी चीज़ बच्चों वाली हो जाएगी. ओके, फिर बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की. इसको इंट्रोड्यूस करा था लॉर्ड डेलहाउजी ने. ही वॉज वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. ये इंपीरियलिस्ट था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कॉलोनीज जो हैं वो ब्रिटिश अम्ब्रेला के अंडर आ जाएं, इसको बोला जाता है इंपीरियलिज्म. इसने अडॉप्ट करी एक नई पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ताकि ब्रिटिश एम्पायर को एक्सटेंड करा जा सके. ठीक है, देखो दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको मतलब समझा देता हूं. इंपीरियलिज्म का फंडा दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि कोई भी, सबसे पहले नंबर वन स्टेप इसके अंदर ये होता है, एक फॉरेन पावर किसी भी, नंबर टू, एक वीक कंट्री की टेरिटरी में घुसकर, एक वीक कंट्री की टेरिटरी में घुसकर, या वीक कंट्री ना भी हो, किसी भी कंट्री की टेरिटरी में घुसकर उसके लैंड फ्रंटियर्स पर कब्जा करती है वो कंट्री. और इसके बाद रिजल्ट निकलकर जो आता है कि दैट कंट्री इज एन इंपीरियलिस्ट कंट्री. दूसरा टर्म होता है कॉलोनियलिज्म. यू शुड नो दिस कि इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म कैसे एक दूसरे से अलग अलग है. ठीक है, पीएसआईआर में भी काम आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काम आएगा, और पता होना चाहिए जनरली वैसे भी आपको, ताकि आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के कंटेक्स्ट में जब आप आंसर लिख सको ना, तो आप गलत वर्ड्स मतलब इधर उधर ना कर दो. सेम प्रोसेस ऊपर वाला कंटिन्यू होगा, डिट्टो. कॉलोनियलिज्म में जो उस फॉरेन पावर के द्वारा
जो एक्वायर्ड टेरिटरी है, उस एक्वायर्ड टेरिटरी में पॉलिटिकल व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, कल्चर, रीति रिवाज, प्रथा, और कभी कभार धर्म। जब उस एक्वायर्ड टेरिटरी की इन सारी व्यवस्थाओं को छेड़ा जाता है और उनको चेंज करा जाता है, इनको बिल्कुल तख्ता पलट इनका कर दिया जाता है कि जो उधर के लोकल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियस जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज करा जाए। तो इंपीरियलिज्म एक्वायर्ड द शेप ऑफ कोलोनियलिज्म, और दोनों को अगर कंबाइन करें, इंपीरियलिज्म प्लस कोलोनियलिज्म, इसकी वजह से वो फॉरेन टेरिटरी एक्सपेंशनिस्ट कंट्री का रूप ले लेती है कि वहां पर हमें एक्सपेंड करते चलना है। फिर कंट्री ए से कल को होते हुए कंट्री बी पे भी, कंट्री बी से होते हुए कंट्री सी पे भी, के आसपास जो लपेटे में आ रहा है सबको लपेटते जाओ। एंड दिस वॉज द पॉलिसी एडॉप्टेड बाय मेजर यूरोपियन पावर्स टू कैप्चर एंटायर एशिया एंड अफ्रीका। आप समझा पाओगे अगर आपको कल को यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया कि इंपीरियलिज्म कोलोनियलिज्म की वजह से कैसे पूरा एशिया और अफ्रीका आ गए, गुलाम बन गए, और ये होता क्या है? बताओ, समझ में आ गया आज? बताओ। यानी कि यहां पर सिंपली होता क्या है कि एक ना जमीन के टुकड़े को कैप्चर करा, और यहां पर नीचे वाले केस में जो उस देश के जो लोग हैं उनकी भावनाओं और उनकी जिंदगी जिस हिसाब से चल रही होती है उसको चेंज करने की कोशिश करी। और इस इंपीरियलिज्म के खिलाफ कि जिस लैंड पे हमारे कब्जा करा हुआ है इसको छोड़ के जाओ, इसको छोड़ के जाओ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हमारा जो आर्ग्यूमेंट था डेट वॉज इंडियन नेशनल मूवमेंट। और फिर उस इंडियन नेशनल मूवमेंट तो एक ब्रॉड टर्म होती है, उसके अंदर फिर अलग अलग फेजेस। इस इंपीरियलिज्म के खिलाफ हमारा क्या नारा था, कोई मुझे बता सकता है? कॉलोनियलिज्म के खिलाफ तो एक वॉइस थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की फॉर्म में। इंपीरियलिज्म, लैंड को छोड़कर जाओ, उसके लिए क्या नारा था हमारा? जल्दी बताओ। एयर, एयर क्या होता है? AGIR? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमारी वॉइस क्या थी इस इंपीरियलिज्म के खिलाफ? वैसे तो हाँ, वैसे तो देखो आप, नहीं नहीं अरे भाई साहब अंग्रेजों बारह छोड़ो, ये तो आजकल तो मैं ये अफ्रीका और इनको ये जो जितने भरते जा रहे हैं इनको भी देखकर बोलता हूँ अंग्रेज तो सब, देखो इंपीरियलिज्म का मतलब है लैंड को, मतलब लैंड के ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा, राइट? और कॉलोनिज्म में ये सब कस्टम्स, रीति रिवाज वगैरह। तो इस सब से निजात पाने के लिए हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट लॉन्च करी, जिसमें हम वेरियस डिमांड रेज करते थे कि इंडियनाइजेशन कर दो सिविल सर्विस का, इंडियनाइजेशन कर दो जुडिशियल सिस्टम का, इसका उसका, ये सारे हमारी चीज़ें वापस कर दो। और फिर वो याद है जो मिशनरीज आते थे धर्म को चेंज करने के लिए, हमने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा ये सब चीज़ें। इसके लिए सिंपल अगर आपको आए कि इंपीरियलिज्म के खिलाफ क्या चीज़ थी, तो बोलना हमारा सिंपल सा एक नारा था, इनकलाब। इन, हाँ, स्लोगन की फॉर्म में ये पूछना चाह रहा था मैं। ठीक है, तुम क्या बोलते ये एजिर क्या होता है? ये होता नहीं नहीं। अच्छा, हिरारकी। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, हायर कह रहे हो? ओके ओके, हायर।
मैं कहूँ एजर एजर क्या होता है ये? हाँ, तो ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं इनकलाब का मीनिंग क्या है। मैंने तुमसे संडे वाले दिन देखने को कहा था लेजेंड ऑफ भगत सिंह, देखो लिंक शेयर करा था पूरा प्रॉपर, मैंने फुल HD 180p में भेजी थी वो मूवी मैंने तुम्हें यूट्यूब से। कोर्ट में आर्गुमेंट जब भगत सिंह देता है तो कितने सारे उसके जो बंदे हैं वो मेंशन करते हैं, इनकलाब एक नारा है अंग्रेजों के खिलाफ, इनकलाब एक नारा है कि जो तुमने हमारे जमीन पर जो जड़ें बना रखी हैं उसको छोड़कर जाओ, इनकलाब एक नारा है कि जो बदसलूकी जो जेलों में ये भारतीयों के साथ करी जाती है उसके खिलाफ, इनकलाब एक नारा है कि जो तुम रीति रिवाजों को प्रथाओं को इस देश में जो अपना समझ के चेंज करने की कोशिश कर रहे हो उसके खिलाफ। कितनी सारी आर्गुमेंट तो देता है वो, 12-13 डेफिनेशन देता है इनकलाब की। उस मूवी से देखा क्या कि अजय देवगन देखने बैठे थे, अमृता राव को देखने बैठ गए थे? तो फिर क्या? और नोट्स भी मैंने बोला भी था ना कि नोट्स बनाओ उसको देखकर। क्या तुम्हें क्या लगा दिल जले की मूवी दिखवा रहा हूं मैं अजय देवगन को, बोल रहा हूं तो मैं। ये देखो, इनकलाब एक रेवोल्यूशनरी वॉइस या एक अपराइजिंग वाली वॉइस होती है, ऑफन यूज्ड एज अ पॉलिटिकल स्लोगन। ठीक है, ये एक नारा होता है लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन के लिए, कि तब तक क्रांति चलती रहेगी जब तक हम अपना मकसद अचीव ना कर लें। और अगर मैं आपसे एक चीज पूछ लूं आधुनिक भारत के इतिहास को देखते हुए बिस्में, तो आप क्या बोलोगे कि इनकलाब ज्यादातर किसकी वॉइस थी? मॉडरेट्स की या फिर एक्सट्रीमिस्ट की? गरम दल के नेता या नरम दल के नेता? गरम दल के नेता, एक्सट्रीमिस्ट की। ठीक है, छोटी छोटी चीजें लेकिन याद रखना, क्योंकि देखो हमारा टारगेट सिर्फ यूपीएससी नहीं होता है, जहां पर भी इनसे क्वेश्चंस आए तो हम कर सकें। ठीक है, खैर बात करते हैं आगे। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, आज के बाद कभी मत भूलना इंपीरियलिज्म, कोलोनियलिज्म और ये सारी चीज़ों को। ठीक है, कुछ नया जानने को मिला किसी को या फिर सारी चीज़ें पता थी सबको? चलो, ही मेड यूज ऑफ दिस ही मेड यूज ऑफ दिस प्रेसिडेंट, यानी कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का एग्जाम्पल हर जगह यूज करके उसको डिक्लेयर करा इन 1848। क्या था ये, जानते हैं इसको? अगर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भाई, मतलब लॉजिक बैठ के देने जैसे चाइना नहीं, कल को कहीं से भी कोई भी मैप निकाल कर ले आता है कि ये देखो तुम्हारी पूरी पुरानी टेरिटरी हमारे एक नक्शे में शो हो रही है, ये नक्शा 900 BC का है और इसमें ये चीज शो हो रही है, तो चाइना ऐसे करके कब्जा करना शुरू कर देता है, प्रवोक करना आसपास की कंट्रीज को। तो इन्होंने क्या बोला, कोई भी जो एक टेरिटरी का जो एक नेटिव रूलर है, जो लोकल राजा या रानी है, अगर वो अडॉप्ट करते हैं किसी भी बच्चे को ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन लिए बिना, तो जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज है ना रूलर्स की, दे वुड गो, ओनली द पर्सनल प्रॉपर्टीज वुड गो टू द एडॉप्टेड सन, और किंगडम जो है वो ब्रिटिश पैरामाउंट पावर के पास चला जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है ना, जब जिस किसी को भी पेपर में याद ना है सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बीच में अगर कंफ्यूज हो जाओ, सब्सिडरी अलायंस के अंदर क्या था कि फोर्सेस मेंटेन करवानी है, अपनी प्राइवेट फोर्सेस को ड्रॉप करना है और उसके लिए पैसा भी लोकल राजा देगा, वो चीज तो अलग है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का इनिशियल लेटर है डी, डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डी इज इक्वल टू DNA। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में ये बोला गया अगर आपका असली हायर है, अब आ गया यहां पर बंगालन तुम्हारा वर्ड, असली वंश है, अगर आपका वो असली बीज है जो तुम्हारे और तुम्हारे बीवी के क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की वजह से रियल में बना है, तो वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का बीज होना चाहिए, ना कि वो डैडीज की नाजायज औलाद होनी चाहिए। अगर वो डैडी की नाजायज औलाद हुई, यानी कि DNA हुआ डैडीज नाजायज औलाद, तो पर्सनल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एडॉप्टेड सन के पास तो चली जाएंगी, लेकिन पूरा का पूरा पर्सनल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे गाड़ी घोड़ा जो भी यूज करते थे, लेकिन पूरा का पूरा किंगडम, उसकी देखरेख, पूरा का पूरा स्टेट वो ब्रिटिश के पास चला जाएगा। यानी कि आप इस केस में इन्होंने ये देखा कि हम ये देखते हैं इसके थ्रू
कि यार एक लिस्ट बनाओ, इनमें से किस किसने बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं उसके ऊपर हम ये एक आर्गुमेंट लाके थोप देंगे, और किस किस में इनमें से कौन कौन नापुंसक है या फिर ना स्त्री है, किस किसने सेक्स करने के बावजूद भी इतनी दम नहीं रखी कि वो अपना खुद का बच्चा पैदा कर सके। अबे यार सेक्स भी करा तो क्या ही सेक्स करा, खुद का बच्चा तो पैदा कर नहीं पाए। इन्होंने बोला लिस्ट बना ऐसे लोगों की, और ये आर्गुमेंट लाकर थोप दो। इट वॉज बिटरली अपोज बाय द इंडियंस, और यही एक वन ऑफ द रूट कॉज था ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इस आर्ग्यूमेंट को बहुत कम लोग जानते हैं, पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम लोग चार्ट लेते हैं लेकिन एग्जाम में जाकर ब्लैंक हो जाते हैं। और मेंस में भी आपको लिखना चाहिए रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ, उसका वन ऑफ द रीजन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या मैंने जो भी ये डीएनए सेक्स वाली बात, एडॉप्शन वाली बात बोली, सबको समझ में आई? ये रियल है, मतलब मैं मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में है। तो यही इशू है। सेक्स का आउटकम क्या होता है अर्पित? सेक्स का आउटकम क्या होता है? बच्चा निकलेगा ना। लेकिन उसके बाद भी अगर अडॉप्ट कर रखा है ना, तो वो अडॉप्टेड वाला मतलब डैडीज नाजायज औलाद है वो, फिर उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब इस लपेटे में फंस गई झांसी की रानी। तो बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डेलहाउजी ने किस किस को एनेक्स करा? सतारा को 1848 में, जयपुर और संबलपुर को 1849 में, भागत को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, और झांसी को 1853 में, और लास्ट नागपुर। अगेन ये क्रोनोलॉजी गिवन है, दिस बॉक्स एज वेल एज दिस बॉक्स, यू शुड रिमेंबर इट बाय कोर। और मुझे अर्पित एक बात बताओ, या मयूर, सब लोग की बात बताओ, क्या इस चैप्टर ने स्पेक्ट्रम की बड़ी सारी मेहनत नहीं बचा ली हमारी? यही हम वहां पर पैराग्राफों में दूर दूर कर मार्क करते रहते हैं, रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, येलो पेन। स्पेक्ट्रम की बुक से ज्यादा बेटर है कि नहीं स्ट्रक्चरिंग? बताना जरा। हम इतनी स्टैंडर्ड बुक पे जाते हैं, मोटी, एक तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करती है। हम एनसीईआरटी से नॉर्मल पढ़ रहे हैं, कलरफुल दे रखा है, प्रॉपर हेडिंग बना के दे रखी है, बॉक्सेस में जो फैक्ट्स हैं वो दे रखे हैं। क्या स्पेक्ट्रम में अगर कुछ एक दो फैक्ट मिले तो बस उनको ले जाकर इस प्रिंट आउट एनसीईआरटी पे सिर्फ बगल में चिपकाई तो देना है, बाकी पूरे पेज स्पेक्ट्रम से फाड़ते चलो, अपनी पतली कर दो स्पेक्ट्रम। और ये पता कौन करता था? ऐसे करना मत, ऐसे बुक को फाड़ना नहीं चाहिए। नितिन सिंघानिया सर ऐसे करते थे। मेरे विजन में जो टीचर थे जो हिस्ट्री पढ़ाते थे, उनके रूममेट थे नितिन सिंघानिया सर। तो जब भी एग्जाम में उनका एंड में जब उनकी प्रिपरेशन नहीं होती थी पूरी, जो जो चैप्टर्स उनके छूट जाते थे, उस बुक को, उतनी बुक को वो फाड़ देते थे साइकोलॉजिकल प्रेशर कम करने के लिए। और इसी वजह से वो दूसरे अटेम्प्ट में आईएएस बन गए थे विद गुड रैंक। लेकिन ठीक है, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे चलो। हर किसी एक आईएएस का ज़माना अलग होता है। 2022 का रैंक वन कभी आपको नहीं समझा सकता कि 2023 में रैंक वन कैसे लाओ, नेवर एवर। हर साल का पेपर एक अलग फ्लेवर के साथ होता है, हर साल की रणनीति अलग साल के साथ होती है, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बदलती कभी भी, सिर्फ एक चीज़, वो है स्टैटिक पोर्शन और उसकी एनालिसिस। सिर्फ एक चीज़ कि एग्ज़ाम चाहे हमारे परदादा ने दिया हो, चाहे पिताजी ने दिया हो, चाहे हम देंगे या हमारे पोते देंगे, वेलेस्ली तो वेलेस्ली रहेगा, गांधी तो गांधी ही रहेंगे, भगत सिंह तो भगत सिंह ही रहेगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73 तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73 ही रहेगा। उसके बाद फैक्टर्स फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिशर्स, ग्रेट नेवल पावर। ये नेवी की टर्म्स में इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम थी। डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल, साइंटिफिक डिवीजन ऑफ लेबर, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड स्किलफुल डिप्लोमेसी ऑफ द ब्रिटिश। हो सकता है, आई नो, आप में से डाउट आए हो बहुत सारे लोगों के कि ये चीज़ कैसे रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पर बात ना ओवरऑल हो रही है कि जो हम चैप्टर को कंक्लूड करने के बाद बोल रहे हैं, व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिशर्स, ये चीज़ इससे रिलेट करके नहीं है। कई लोग ये सोचे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पॉइंट है, ये चीज़ है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत हो रहा। उसके बाद फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग द इंडियन मर्चेंट्स, और इनइक्वालिटी एंड इग्नोरेंस ऑफ द इंडियन किंग्स। आपस में पढ़ती नहीं थी, और व्यापार को लेकर जो भूख थी, जो एक होड़ थी, लड़ाई थी, तो उसने फ़ायदा दे दिया था अंग्रेज़ों को। कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं? बैटल ऑफ प्लासे ने एक नींव रखी थी, एक फाउंडेशन बिछाई थी ब्रिटिश डोमिनियन की इंडिया के अंदर। कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, हम जानते हैं वो भारत के लोगों के हित में नहीं था कैसे भी करके, क्योंकि कंपनी अपनी पॉलिसी में इम्पीरियलिस्टिक थी,
एक्सपेंशनिस्ट थी और एक्सप्लॉयटेटिव थी। अब तो इन सारे टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप समझ गए कि जब भी एनसीईआरटी में वर्ड आता है तो क्यों आता है, कि कभी कभार इनको कॉलोनियल पावर बोला जाता है, कभी कभार इंपीरियलिस्ट पावर बोला जाता है, और एक्सपेंशनिस्ट तो उसका आउटकम है ही दोनों का। अर्पित, अब तो कंफ्यूज नहीं होगे कभी इन टर्म्स में कि जब भी देखोगे, ठीक है। तो इट ब्रॉट मोर इंडियन टेरिटरीज अंडर द ब्रिटिश डोमेन थ्रू सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। इस पॉलिसी की वजह से रेबिलियन हुए दक्षिण भारत में, ठीक है। साउथ इंडियन रेबिलियन, वेलोर रेबिलियन और ग्रेट रेबिलियन ऑफ 1857। हम सारे रेबिलियन देखेंगे। लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 को ही करके जाते हैं और वो सोचते हैं हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया। नहीं, हम इसमें एक स्टेप आगे लेंगे और हम, ये तो रूरल सोसाइटी एंड वो लाइफ है, इसमें हम यहाँ पर जाएंगे और एक चैप्टर करेंगे ये पीपल्स रिवोल्ट। भारत के अलग अलग कोनों में, दक्षिण भारत, उत्तर भारत में अलग अलग रिवोल्ट की प्रक्रिया रही क्या, हम ये सारे देखेंगे। ये रिवोल्ट जो कि शायद से कुछ कुछ नए भी हों, आपको स्पेक्ट्रम में भी देखने को ना मिले। एंड क्या हमें ये सर करना चाहिए, अगर आपका सवाल है तो क्या हमें करना चाहिए, तो उसका आंसर ये है, आप पेपर उठा के देखो प्रीलिम्स का लास्ट 3 इयर्स का, उसके अंदर आपको कुछ कुछ ना क्रांतिकारियों के नाम के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, और लोगों की शिकायत ये रहने लगी है कि पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ ली, ये क्रांतिकारी था कहाँ पर, या फिर ये जो महिला का नाम पूछा हुआ है कि इसने यहाँ से युद्ध लड़ा था, वो लड़ा था, ये था कहाँ पर, तो वो हम डिकोड करेंगे। ये चीज यहाँ पर थी तमिलनाडु में। यूपीएससी का इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुआ। एक बात और दोस्तों, कोई भी तमिलनाडु की एनसीईआरटी करा करो तो एंड में एक क्वेश्चन जरूर कर लिया करो, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको किसी ना किसी स्टेट पीएससी में डिट्टो या फिर यूपीएससी में डिट्टो टकराने को मिल जाएगा। एक छोटी सी हिंट आप सबके लिए, प्यारा सा गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।